1954 में चीनी वज़ीर आज़म चुआन लाई भारत के दौरे पर आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म नेहरू उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। चुआन लाई के गले में फूलों के हार डाले गए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 5000 भारतीय शहरी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लग रहे थे। चीनी वज़ीर आज़म की गाड़ी जहां जहां जाती, भारतीय अवाम इस पर फूल बरसाते और साथ साथ दौड़ते। लेकिन इसके 6 वर्ष बाद जब चुआन लाई दोबारा भारत आए तो वहां चीन मुखालिफ जुलूस निकल रहे थे। मुजाहिरीन अपनी छातियां पीट रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कोई कह रहा था मिस्टर चुआन लाई गो बैक, वापस जाओ। कोई कह रहा था चाइनीज इंपीरियलिज्म से होशियार, चाइनीज साम्राज्य से बचकर रहना। किसी प्ले कार्ड पर लिखा था चाइनीज हमलावरों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। चीन और भारत के ताल्लुकात दोस्ती से दुश्मनी में कैसे बदल गए। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज की 5वीं किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर 3488 किलोमीटर तवील है। ये बॉर्डर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर से शुरू होकर रियासत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ चलते हुए नेपाल तक जाता है। दूसरा हिस्सा जो सबसे छोटा है वो नेपाल और भूटान के दरमियान वाक़या है और भारतीय रियासत सिक्किम को चीन से मिलाता है। जबकि तीसरा हिस्सा भूटान के बॉर्डर से शुरू होकर म्यांमार के बॉर्डर तक जाता है। इस जगह भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश वाक़या है। बॉर्डर के इन तीनों हिस्सों में सिर्फ सिक्किम वाला बॉर्डर ही तस्लीम शुदा इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा तस्लीम करता है। बॉर्डर के बाकी दोनों हिस्सों पर अगरचे इख्तलाफात हैं। कश्मीर से नेपाल तक के बॉर्डर को भारत नहीं मानता। इसका इस हिस्से में अक्साई चीन के इलाके पर दावा है जो कि चीन के कब्जे में है, जबकि चीन भारतीय कब्जे वाले अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं करता। यही वजह है कि चीन भारत सरहद को इंटरनेशनल बॉर्डर के बजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश ही वो 2 जगहें हैं जिन पर कंट्रोल के लिए भारत और चीन के दरमियान 1962 में जंग हुई थी। दोनों मुल्कों के इब्तदाई अच्छे ताल्लुकात के बावजूद फिर ये जंग क्यों हुई थी? दोस्तों, भारत चीन ताल्लुकात की कहानी 1950 में शुरू हुई थी। भारत कम्युनिस्ट ब्लॉक के बाहर वो पहला मुल्क था जिसने चीन में माओ ज़ेडुंग की हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इसलिए चाइनीज़ ने भी ताल्लुकात में गर्मजोशी दिखाई थी। 29 अप्रैल 1954 के रोज़ चीन के दारुल हुकूमत पेकिंग, जो मौजूदा बीजिंग है, यहाँ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये चीन और भारत के दरमियान सबसे अहम मुआहदा था जिसे पंचशील भी कहा जाता है। इसमें तय किया गया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इलाकाई सालमियत यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एहतराम करेंगे। इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह थी कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा तस्लीम करके वहां से अपनी फौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। इसका बैकग्राउंड ये था कि तिब्बत भले सदियों से चीन का जोग्राफियाई हिस्सा था, मगर 20वीं सेंचुरी के शुरू में तिब्बत पर इसकी गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी थी। अब ये वही वक्त था जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज था, इंडिया भारतीय कॉलोनी था। अंग्रेज़ों ने उस वक्त 1904 में भारतीय इलाके सिक्किम के रास्ते तिब्बत पर हमला किया था। अंग्रेज़ों ने तिब्बत के 2 इलाकों यातुंग और ग्यानस्टी में हिंदुस्तानी फौज मुस्तकिल खड़ी कर दी थी। 47 के बाद भी ये फौज यहाँ मौजूद थी। जब चीन में माओ की कम्युनिस्ट हुकूमत आई तो इसने 1950 और 51 के दौरान तिब्बत को दोबारा चीन के सख्त कंट्रोल में ले लिया था। सिर्फ यातुंग और ग्यानस्टी के 2 इलाके रह गए थे। तो पंचशील एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये दोनों इलाके खाली कर दिए और तिब्बत को चीन का अटूट अंग, इंटेग्रल पार्ट तस्लीम कर लिया। यूं तिब्बत पर चीन का अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल हो गया। ये एक तारीखी मुआहदा था। अप्रैल में यह मुआहदा हो गया और जुलाई में चाइनीज वज़ीर आज़म चुआन लाई भारत के उस दौरे पर आए जिसकी कहानी आपने शुरू में सुनी थी। चंद माह बाद अक्टूबर में पंडित नेहरू ने भी चीन का दौरा कर लिया। लेकिन पंचशील मुआहदे के महज 2 वर्ष के अंदर ही चीन और भारत के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। हुआ ये कि 1956 में चीन ने अपने सूबे सिंकियांग से तिब्बत तक एक सड़क तामीर की। ये 2342 किलोमीटर तवील रोड थी जो आज भी मौजूद है और G219 कहलाती है। इसका 180 किलोमीटर का एरिया चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाके अक्साई चीन से गुजरना था। 1956 में भी ये इलाका ज़्यादातर चीन के ही कंट्रोल में था। अलबत्ता भारत ने भी अपनी साइड पर
موجودہ LAC سے کچھ اندر چین والی سائڈ پر کچھ چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ ان چوکیوں پر چین کو سفارتی حد تک بظاہر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں چین نے یہاں ایک اسٹریٹجک روڈ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب جواہر لال نہرو کو، وزیر اعظم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے چین سے احتجاج کیا۔ چین نے احتجاج مسترد کر کے کہا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، ہم جب چاہیں یہاں پر سڑک بنائیں یا نہ بنائیں۔ اس جواب کے بعد تعلقات تیزی سے بگڑنے لگے۔ چائنیز روڈ کے جواب میں بھارت نے تبت میں چینی باغیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہی حالات میں بھی یہ ہوا کہ ایک VVIP مسافر تبت سے بھارت چلا آیا۔ اس مسافر نے ان دونوں ملکوں کے درمیان پھر ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی کی آگ بھڑکا دی۔ ویسے یہ مسافر کون تھا؟ مائی کیورس فیلوز، یہ مسافر تھے تبت کے روحانی پیشوا 24 سالہ دلائی لاما۔ ہوا یہ تھا کہ بھارتی مدد سے تبت میں بغاوت ہو چکی تھی۔ چین نے بغاوت کو فوری طور پر کچل بھی دیا تھا۔ خطرہ تھا کہ چائنیز فورسز دلائی لاما کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے دلائی لاما جو ان کے روحانی پیشوا تھے وہ مارچ 59 میں تبت سے فرار ہو کر بھارت آ گئے۔ جواہر لال نہرو نے دلائی لاما اور ان کے ساتھیوں کو سیاسی پناہ بھی دے دی۔ بھارت کے اس اقدام سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو تھوڑا بہت سفارتی رکھ رکھاؤ رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی سال اکتوبر میں اکسائی چین میں چائنیز فورسز سے ایک جھڑپ میں کم از کم 9 بھارتی سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ حالات روز بروز کشیدہ تر ہو رہے تھے، لیکن چین نے امن برقرار رکھنے کی ایک کوشش کی۔ چینی وزیر اعظم چوان لائی 1960 میں بھارت آئے۔ اس بار بھارتی عوام بہت مشتعل تھے۔ دہلی کی سڑکوں پر چین کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ چوان لائی اور وزیر اعظم نہرو میں مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے۔ بات چیت میں چائنیز پرائم منسٹر نے بھارت کو ایک اہم پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا بھارت اکسائی چین پر چین کا کنٹرول تسلیم کر لے، اس کے بدلے میں چین موجودہ اروناچل پردیش جو کہ اس وقت نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسیز کہلاتا تھا اسے بھارت کا حصہ مان لے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی فوجیں سرحدی علاقوں سے 20 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیں گی تاکہ جلدی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی ہسٹوریکل آفر تھی۔ پنڈت نہرو مان جاتے تو چین بھارت سرحدی تنازعات کافی حد تک ختم ہو جاتے، لیکن انہوں نے تاریخی غلطی کر دی اور یہ آفر ٹھکرا دی۔ انہوں نے کہا فوج پیچھے ہٹانے کا فائدہ صرف چین کو ہوگا، ہمیں نہیں۔ وزیر اعظم چوان لائی بھارت سے ناکام لوٹ گئے۔ متنازع علاقوں میں چائنیز اور بھارتی فوج کی پیٹرولنگ اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اگلے برس 1961 میں پنڈت نہرو نے چین کو متنازع علاقوں سے باہر رکھنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جسے فارورڈ پالیسی کا نام دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ متنازع علاقے میں چین کی ہر دراندازی کا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ فارورڈ پالیسی کے تحت انڈین آرمی نے اکسائی چین اور اروناچل پردیش میں چائنیز پوزیشن کے قریب بڑے پیمانے پر پیٹرولنگ شروع کر دی۔ 10 اکتوبر 62 کے روز اروناچل پردیش میں ایک بھارتی پیٹرولنگ یونٹ چائنیز علاقے تھگلا کے قریب پہنچ گیا۔ چائنیز فورسز نے اس پر فائرنگ کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ سے چین یہ سمجھا کہ غالباً بھارتی فوج فارورڈ پالیسی کے تحت تھگلا اور دیگر علاقوں پر بڑا حملہ کرنے والی ہے۔ چنانچہ چین نے اوفینسو ڈیفنس کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس حملے کو روکنے کے لیے پیشگی اٹیک کرنے کا فیصلہ۔ اب ایسا تھا کہ سرحدوں پر بھارت کی فوجی پوزیشن چین کے مقابلے میں کئی گنا کمزور تھی۔ سرحدی علاقے میں بھارت کے صرف 10 سے 20 ہزار سولجرز تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا۔ بھارتی علاقوں میں فوج کی نقل و حرکت کے لیے اچھی سڑکیں بھی موجود نہیں تھیں۔ دوسری طرف چین کے پاس اس محاذ پر 80,000 سے زائد فوج موجود تھی۔ اس کے پاس سڑکوں کا کہیں اچھا نظام موجود تھا۔ پھر چائنیز آرمی کی پوزیشنز انڈین فوج کے مقابلے میں بلندی پر تھی، یعنی چائنیز کو بھارتی فوج پر پورا ملٹری ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ 20 اکتوبر 1962 کی رات چین نے رسمی اعلان جنگ کے بغیر ہی بھارت پر حملہ کر دیا۔ چائنیز آرمی ویسٹرن فرنٹ پر اکسائی چین اور ایسٹرن فرنٹ پر اروناچل پردیش میں بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ چائنیز سولجرز کی تکنیک یہ تھی کہ وہ سیدھے راستوں اور پلوں سے حملہ کرنے کے بجائے غیر متوقع طور پر مشکل پہاڑی راستوں سے حملہ آور ہوتے تھے۔ وہ بھارتی پوزیشنز کو پوری طرح گھیر کر ان کے سپلائی لائنز اور کمیونیکیشن کے سارے رابطے کاٹ دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہر محاذ پر بھارتی فوج کو بری طرح پسپا کرنا شروع کیا۔ اروناچل پردیش میں تو بھارتی فوجی جان بچانے کے لیے بھوٹان میں گھس گئے تھے تاکہ چینی فوج ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ لیکن چند روز کی اس پیش قدمی کے بعد چین نے اچانک حملہ روک دیا اور جواہر لال نہرو کو صلح کی ایک اور پیشکش بھیج دی۔
लेकिन वज़ीर आज़म नेहरू ने एक बार फिर इसे ठुकरा दिया। 9 नवंबर को नेहरू ने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि वो चीन के सामने हथियार नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म नेहरू ने दिल्ली में फौजी परेड्स करवाईं और जंग जारी रखने की बातें शुरू कर दी। इस दौरान भारत को चीन के दुश्मनों से मदद भी मिलना शुरू हो गई थी। 62 में अमेरिका और सोवियत रूस दोनों चीन के दुश्मन थे, चुनाचे दोनों ने भारत को असलहा भेजना शुरू किया। जंग के दौरान अमेरिका ने कम से कम $50 लाख के छोटे हथियार यानी बंदूकें और मशीन गन्स वगैरह भारत भेजी। इसके अलावा सोवियत रूस ने भारत को अपने जदीद तरीन MiG-21 लड़ाका तैयारे बेचने की ऑफर भी की। अमेरिका ने भारत को एक और फायदा ये पहुंचाया कि कश्मीर में पाकिस्तान का मुमकिना हमला भी रुकवा दिया। 62 की चाइना इंडिया जंग के दौरान जब भारतीय फौज की तवज्जो चीन की जानिब थी तो कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ इसकी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई थी। पाकिस्तान चाहता तो हमला करके कश्मीर पर कब्जे की कोशिश कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने सदर जनरल अयूब को मजबूर किया कि वो इस मौके को भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल ना करें, वरना इसके सीटो और सेंटो दिफाई मुआहदे खतरे में पड़ जाएंगे। अयूब खान ने अमेरिका की बात मान ली और कश्मीर पर हमले का स्ट्रेटेजिक मौका गंवा दिया। खैर दोस्तों, 14 नवंबर को जब पंडित नेहरू ने चीन की मशरूत सीज फायर ऑफर मुस्तरद कर दी तो उसी रोज चीनी फौज ने भारत पर जबरदस्त अटैक किया। इत्तेफाक से ये वज़ीर आज़म नेहरू का जन्मदिन भी था। इस दूसरी बार की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश में तैनात 7वां भारतीय ब्रिगेड जबरदस्त बमबारी का निशाना था। चाइनीज फोर्सेज की जबरदस्त पेशकदमी के सामने भारतीय फौज हर महाज पर पीछे हटने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि वेस्टर्न फ्रंट पर चाइनीज आर्मी अक्साई चिन पर मुकम्मल कब्जा कर चुकी थी। ईस्टर्न फ्रंट पर अरुणाचल प्रदेश में इसके फोर्सेस 60 मील तक भारतीय इलाके के अंदर दाखिल हो चुकी थी। रियासत के 2 अहम शहर तुआंग और डोंग वालोंग इसके कब्जे में आ चुके थे। जंग की वजह से भारत में एक बार फिर चीन मुखालिफ मुजाहरे भी शुरू हो चुके थे। बड़े शहरों में मुजाहरीन ने चाइनीज सामान फरोख्त करने वाली दुकानों में तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी थी। मुजाहरों के अलावा भारतीय अवाम अपने फौजियों को भी मदद पहुंचा रहे थे। नई दिल्ली में खवातीन फौजियों को भेजने के लिए गर्म स्वेटर्स बुन रही थी। लोग फौजियों के लिए खून के अतियात भी दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने अवाम से अपील की थी कि वो असलहा खरीदने के लिए गोल्ड डोनेट करें, सोना दें। इस अपील पर हजारों भारतीय खवातीन ने अपने जेवरात हुकूमत के हवाले कर दिए। गोल्ड जमा करने की मुहिम में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। भारत में इस जंग को बकौल वज़ीर आज़म नेहरू दूसरी जंग आज़ादी के तौर पर लिया जा रहा था। साथियों, इस जंग में चीन और भारत दोनों अपनी एयर फोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। शायद कोई तकनीकी मसाइल थे या चीन को एयरफोर्स की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ भारत के पास मुनासिब बेसिस और जदीद जंगी तैयारों की भी शदीद कमी थी। इस वजह से उसने भी फजाई ताकत इस्तेमाल नहीं की। ताहम पंडित नेहरू समझ गए थे कि ताकतवर एयरफोर्स के बगैर चाइनीज फौज की पेशकदमी रोकना मुमकिन नहीं रहा। चुनांचे उन्होंने प्रेसिडेंट कैनेडी से डेस्परेट अपील की कि अमेरिकन तैयारे आएं और चीन पर बमबारी करें। प्रेसिडेंट कैनेडी ने ये अपील मान ली और एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक ओशन से खलीज बंगाल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने से बहुत पहले ही चीन ने अचानक यकतरफा तौर पर सीज फायर कर दिया। 21 नवंबर 62 के रोज चीन ने सख्त सर्दी के दौरान जंग रोक दी। अब ऐसा अमेरिकी खतरे की वजह से किया गया था या मौसम आड़े आया था, क्योंकि एक ये थ्योरी है कि चीन ने ये जंग आमतौर पर जैसे जंगें मौसम सर्मा में बंद हो जाती हैं तो इसी वजह से रोक दी थी। और ये इलाका भी आप जानते हैं इंतहाई सर्द इलाका है। तो उस वक्त दिसंबर तो शुरू होने ही वाला था और जंग ज़दा इलाके जल्द ही शदीद बर्फबारी की लपेट में आने वाले थे। ऐसी सूरत हाल में चीन के लिए अपनी फोर्सेस तक सप्लाई पहुंचाना वाकई नामुमकिन हो जाना था। शायद इसीलिए चीन ने इस जंग को यूनिलैटरली अपनी तरफ से रोक दिया। चीन ने दोस्तों एक हैरत अंगेज काम और भी किया, और वो ये कि अरुणाचल प्रदेश में अपने कब्जे वाला सारा इलाका भी खाली कर दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि ये इकदाम भारत को अपनी नेक नीति का गुडविल का यकीन दिलाने के लिए किया गया है। अलबत्ता अक्साई चिन से उसने भारतीय फौज को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया था। यहाँ ये 38,000 मुरब्बा किलोमीटर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला अक्साई चिन का इलाका अब पूरी तरह चीन के पास ही था और आज भी उन्हीं के कंट्रोल में है। 62 की जंग में इंडिया के 4,897 सोल्जर्स हलाक या लापता हो गए, जबकि 3,968 कैदी बने। जंगी कैदियों में भारत की 7th ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जॉन लेवी भी शामिल थे।
जंग के दौरान कई जगहों पर भारतीय फौज के पूरे दस्ते मारे गए थे। ऐसा एक वाकया अक्साई चिन में भी पेश आया। यहाँ मेजर शैतान सिंह की कमान में 120 भारतीय फौजी एक चौकी में तैनात थे। इन्होंने चाइनीज फोर्सेस का रास्ता रोकने की कोशिश की। चाइनीज फौजियों ने चौकी को घेर कर पूरी इंडियन फोर्स का सफाया कर दिया। इस लड़ाई में शैतान सिंह समेत 114 इंडियन फौजी मारे गए। सिर्फ 6 फौजी जिंदा फरार होने में कामयाब रहे। जंग के बाद मेजर शैतान सिंह को सबसे बड़ा भारतीय फौजी एजाज परमवीर चक्र दिया गया। 1962 की इस जंग में चाइनीज फौजियों का नुकसान 1300 की तादाद में था। इस जंग में शिकस्त की वजूहात जानने के लिए जनरल जेन चौधरी की सरबराही में एक कमीशन भी बनाया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट हेंडरसन ब्रूक्स के नाम से भारतीय हुकूमत को पेश की गई। अगरचे भारतीय हुकूमत ने इसे पब्लिक नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया में लीक तो हो गया। इसमें भारतीय शिकस्त की वजूहात में से एक पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी को करार दिया गया था। यह भी कहा गया था कि भारतीय फौज के पास इस जंग के लिए जरूरी तैयारी ही नहीं थी। चीन के हाथों इस शिकस्त ने नेहरू का दिल साथियों तोड़ दिया। पंडित नेहरू ने कश्मीर और हैदराबाद में ताकत का जो खेल खेला था, तकरीबन उसी किस्म का वाकया चीन ने अक्साई चिन की शक्ल में भारत के साथ कर दिया था। भारतीय शिकस्त के कुछ अरसे बाद जब लता मंगेशकर ने ये गीत गाया कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो नेहरू वहां मौजूद थे और वो फूट फूट कर रो दिए। शिकस्त के बाद पंडित नेहरू की सेहत भी तेजी से गिरने लगी। मई 1964 में उनकी मौत हो गई। पंडित नेहरू ने अपनी मौत से 10 वर्ष पहले अपनी वसीयत लिखवाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद उनकी लाश को जला दिया जाए और राख की कुछ मिकदार उनके आबाई इलाके इलाहाबाद ले जाकर दरियाए गंगा में बहा दी जाए। राख के बाकी हिस्से को किसी तैयारे में रखकर बुलंदी से खेतों में फेंक दिया जाए ताकि ये राख इंडिया की मिट्टी में मिलकर इसका हिस्सा बन जाए। लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि राख का जो हिस्सा दरियाए गंगा में फेंका जाएगा वो किसी मजहबी वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि मुझे बचपन से ही गंगा जमुना प्यारे हैं। ये दोनों दरिया चूंकि इलाहाबाद में ही मिलते हैं, इसलिए पंडित नेहरू ये बात कह रहे थे। वैसे भी ये जगह उनकी जाए पैदाइश थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी मौत पर कोई मजहबी रसूमात अदा ना की जाए। लेकिन हुआ ये कि उनकी वसीयत के बरअक्स उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने बाप के जनाजे में तमाम मजहबी रसूमात का एहतमाम किया। हिंदू रस्म के मुताबिक बाप की चिता को बेटा आग दिखाता है। इंदिरा गांधी बेटी होने की वजह से ये रस्म अदा नहीं कर सकती थी। चुनाचे उनके 17 साला बेटे संजय गांधी ने पंडित नेहरू की चिता को आग लगाई। इसके बाद उनकी राख को ट्रेन में इलाहाबाद ले जाया गया और गंगा में बहा दिया गया, जबकि राख के बाकी हिस्से को उनकी वसीयत के मुताबिक फजा से खेतों में बखेर दिया गया। दोस्तों, भारत को चीन से शिकस्त हो गई थी। पंडित नेहरू भी इंतकाल कर चुके थे, यानी भारत का एक दौर गुजर चुका था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी और सियासी जानशीन इंदिरा गांधी को हुकूमत के लिए तैयार करके गए थे। इंदिरा गांधी ने अपने बाप की विरासत को कैसे निभाया, सेकुलर भारत को थियोक्रेसी की तरफ ले जाने में इंदिरा गांधी का कितना किरदार रहा, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में। साथियों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आप इस सीरीज की तमाम एक साथ इस प्लेलिस्ट पर एक साथ देख सकते हैं। यहाँ जानिए तालिबान ने 20 साल अमेरिकी फौज से कैसे जंग की और ये रही हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की मुकम्मल कहानी।